ये तो बहुत कमजोर हैं। कुछ भी खाते हैं इनके तन को लगता ही नहीं। इन्हें एनर्जिक 31 दीजिए। एनर्जिक 31? जी हाँ, तंदुरुस्ती और ताजगी के लिए एनर्जिक 31 कैप्सूल। नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं आपका नंबर 1 शो ये भारत की बात है। उम्मीद करते हैं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। और आइए शुरुआत करने जा रहे हैं आज की सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी दिल्ली में लागू होनी शुरू हो गई है। देश की राजधानी दिल्ली में शपथ से पहले यमुना की सफाई शुरू हो गई है। आपको याद होगा दिल्ली का चुनाव किस पर लड़ा गया? ये पानी। केजरीवाल यमुना का पानी लेकर बैठे थे बोतलों में भरकर कि पीकर दिखाओ। न सिर्फ केजरीवाल, स्वाति मालीवाल यमुना का पानी ले जाकर केजरीवाल को डुबो रही थी, उनके पोस्टर को यमुना के पानी में डुबो रही थी। हरियाणा के सीएम यमुना के पानी को पी रहे थे और केजरीवाल के आरोपों का जवाब दे रहे थे। लेकिन अब जीत के बाद अगली तस्वीर देखिए। बीजेपी की दिल्ली में जीत के बाद जो वादा किया गया था उसे निभाने की तैयारी शुरू हो गई है। मोदी की गारंटी शुरू हो गई। अगली तस्वीर देखिए। यमुना में सबसे पहले तो आरती शुरू हो गई। ये आरती आपने देखा होगा सरयू घाट पर, गंगा घाट पर बनारस में। ये आरती अब यमुना में शुरू हो गई। ये दिल्ली के यमुना घाट की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। सैकड़ों लोग रोज पहुंच रहे हैं आरती के वक्त। बाकायदा पूरे विधि विधान से वहां आरती हो रही है यमुना पे। और न सिर्फ आरती बल्कि यमुना की सफाई भी शुरू हो गई है। ये आप देख रहे हैं यमुना में जहां झाग हुआ करता था वहां अब अत्याधुनिक मशीनें पानी में हैं जो सफाई में लगी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वादा था कि सरकार में और सत्ता में आए तो यमुना की सफाई होगी। शपथ अभी सीएम ने नहीं ली है, लेकिन देखिए यमुना का कचरा निकाला जाना शुरू हो चुका है, चाहे वो मशीन के जरिए हो या फिर हाथ के जरिए वहां लोगों को लगाकर। ये सब यमुना से कचरा निकल रहा है और तेजी से यमुना की सफाई का काम शुरू हो गया है। यानी मोदी की गारंटी लागू होना शुरू हो गई। बोलिए यमुना माता की, यमुना मैया की, यमुना मैया की। मोदी ने जो कहा वो किया। दिल्ली में सरकार बनने से पहले ही यमुना में बड़ी बड़ी मशीनें उतर गई हैं और शुरू हो गया है युद्ध स्तर पर सफाई का अभियान। यानी यमुना को फिर दिल्ली की पहचान बनाने में जुट गए हैं मोदी। मैंने चुनाव प्रचार के दौरान संकल्प लिया है कि यमुना जी को हम दिल्ली शहर की पहचान बनाएंगे। जिस यमुना को केजरीवाल 10 साल में साफ न कर सके, उसके जहरीले पानी के लिए पड़ोसी राज्यों पर सवाल खड़े करते रह गए और यमुना को सिर्फ सियासत का मुद्दा समझ लिया। दिल्ली में केजरीवाल के हारते ही यमुना की सफाई शुरू हो गई है। बड़े बड़े अधिकारी दिन रात निगरानी में लगे हैं और हर घंटे सफाई की रिपोर्ट पीएम को दे रहे हैं। लग रहा है दिल्ली और यमुना दोनों के दिन फिरने वाले हैं। आम आदमी पार्टी का एजेंडा था ही नहीं दिल्ली का विकास, सिर्फ कामों को रोकना और उस पर जो है छीटाकशी करना और विवाद करना। मुझे खुशी इस बात की है कि अब ये सब कुछ बदल गया है। तो दिल्ली वालों के लिए इससे अच्छी कोई खबर हो नहीं सकती है। आइए अब आपको बताऊं कि किस तरह यमुना की सफाई शुरू हो गई है।
देखिए जरा, बाकायदा ये मशीन लगाई गई जो आप देख रहे हैं इस वक्त, इसके जरिए यमुना की सफाई हो रही है। दिल्ली में सीएम और सरकार बनने में भले ही थोड़ी देर है, लेकिन यमुना की सफाई का अभियान शुरू हो गया है। और दरअसल मोदी ने दिल्ली में यमुना की सफाई का वादा किया था और नई सरकार बनने से पहले ही इस पर अमल भी शुरू कर दिया है। पानी को साफ करने वाली बड़ी बड़ी यमुना में मशीनें उतार दी गई हैं, इस तरह से जो आप देख रहे हैं इस वक्त। और मुख्य सचिव और बड़े बड़े अधिकारी लगातार निगरानी कर रहे हैं और यमुना की सफाई की रिपोर्ट एलजी और प्रधानमंत्री तक पहुंचा रहे हैं। आज कितनी सफाई हुई, कल क्या होना है। जिस वजीराबाद में यमुना का पानी सबसे ज्यादा प्रदूषित था, वहीं नदी की सफाई का अभियान इस वक्त शुरू किया गया है। मोदी ने 3 साल में यमुना को साफ करने का प्लान रखा था और 4 चरणों में राजधानी में यमुना की सफाई होगी। पहला चरण यमुना से कचरा, मलबा और गाद हटाया जाना है। दूसरा चरण यह है कि यमुना से मिलने वाले नालों की सफाई की जाएगी। तीसरा चरण यह है कि जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है उनकी निगरानी होगी और उसमें सुधार किया जाएगा। और चौथा और आखिरी चरण यह है कि नए सीवेज जो प्लांट हैं वो लगेंगे, गंदे पानी का ट्रीटमेंट किया जाएगा। ये 4 चरण हैं। मोदी के क्लीन यमुना मिशन को सारे विभाग मिलकर पूरा करने में जुट गए हैं। नगर निगम, जल बोर्ड और पीडब्ल्यूडी मिलकर रणनीति बनाएंगे। नदी की सफाई का काम पर हर हफ्ते नजर रखी जाएगी और इसके लिए हर तकनीक, हर बेहतर उपाय करने को कहा गया है। अब सुनिए जरा, दिल्ली के वालों तक यह तस्वीर पहुंची कि जो यमुना इतनी गंदी थी कि छठ पूजा नहीं हो पा रही थी, वहां बैन लगा दिया गया था कि छठ पर वहां कोई ना जाए, वहां सफाई होने लगी है। सुनिए दिल्ली के लोग क्या कह रहे हैं। ये बोलते थे हम दिल्ली के लाल हैं, लेकिन नहीं, ये नालायक बिल्कुल लाल हैं दिल्ली के, क्योंकि जनता ने इनको ऐसे फेंक दिया जैसे दूध में से मक्खी निकाल के फेंक देते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में ही उन्होंने बोला था कि धरती पे माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, तो यमुना माता उस लाल को कैसे भूल सकती है। आरती दूसरे दिन से ही स्टार्ट हो गई वहाँ, जब से बीजेपी मतलब अभी तो उन्होंने अपना कैंडिडेट भी नहीं डिफाइन कर पाए हैं, लेकिन उन्होंने आरती वगैरह स्टार्ट करवा दिया है, तो बहुत अच्छा है। मतलब 100% होगा ही होगा। इन्होंने कहा कि यमुना जी से वोट नहीं मिलते हैं, ये कितनी असहनीय बात थी। लोगों ने इस बात को ध्यान में रखा। यमुना जी को लोग पूछते हैं, हमें यमुना जी को साफ बनाना है। 3 से 3.5 साल में यमुना जी आपको स्नान करने के योग्य हो जाएगी। और दिल्ली का प्रशासन का जिम्मा जो देवतुल्य जनता ने दिया है, तो जनता के आशीर्वाद से ये सफाई घाट का सौंदर्यीकरण का काम स्टार्ट हो चुका है और हर एक चीज़ पर अब जो अड़ंगड़ आते थे उनका बाहर का रास्ता जनता ने दिखाया। तो पिछले 15 सालों से वादे कर रहे हैं क्या जमुना साफ करेंगे, जमुना साफ करेंगे। पहले भी इतनी बार किया और गंदी और हो गई। अब देखो क्या होता है, मगर ये लगता नहीं है सफाई करेंगे, बस ये तो कहते ही कहते हैं। मोदी जी की गारंटी की वजह से आज यमुना में सफाई का काम शुरू हुआ है। और जैसा कि मोदी जी ने कहा है कि वो पूर्वांचल के सांसद हैं, तो ये पूर्वांचल वासियों के लिए एक बहुत अच्छा है कि यमुना तट साफ किया जा रहा है। वहाँ पर काशी की तरह आरती शुरू करवा दी गई है। जो उन्होंने काम नहीं किया, केजरीवाल साहब ने नहीं किया, दिल्ली की जनता ने उनको मौका भी दिया, लेकिन इस मौके को उन्होंने सच में तब्दील नहीं किया। बीजेपी को, गवर्नमेंट को मौका मिला, उन्होंने अपना प्रयास, क्योंकि वो माँ गंगा माँ, यमुना माँ और मातृभूमि से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने अपने कार्य को सच में बदलने के लिए अपनी राह पे चल चुके। मोदी जी की गारंटी की वजह से आज यमुना में सफाई का काम शुरू हुआ है। और जैसा कि मोदी जी ने कहा है कि वो पूर्वांचल के सांसद हैं, तो ये पूर्वांचल वासियों के लिए एक बहुत अच्छा है कि यमुना तट साफ किया जा रहा है। वहाँ पर काशी की तरह आरती शुरू करवा दी गई है। आपने सुन लिया दिल्ली के लोगों को, लेकिन ये आसान काम नहीं यमुना साफ करना। कई मशीनें लगाई गई, 1-2 नहीं, 3 बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई। पहली आप ये देख रहे हैं, इसे कहते हैं ट्रैश स्किमर, कहते हैं ट्रैश स्किमर। ये मशीन जो है पानी की सतह पर तैरते कचरे को जमा करती है अपने अंदर। प्लास्टिक, कपड़े, पूजा सामग्री, फूल, मरे हुए पशु पक्षी भी ये निकाल लेती है अंदर से। नदी, बंदरगाह और समंदर की सफाई में भी इसका इस्तेमाल होता है। महाकुंभ में भी ट्रैश स्किमर मशीन का इस्तेमाल हो रहा है और वहां रोज 50 से 60 क्विंटल कचरा निकालती है। महाकुंभ में भी यह मशीन लगाई गई है, यही अब दिल्ली के यमुना में लगाई गई है। पानी में फैले कचरे को मशीन अपने अंदर जमा करती है और फिर नदी के किनारे बड़े ट्रकों में पहुंचाती है। एक
ट्रैश स्किमर की कीमत 7 से 10 लाख रुपए। ये देखिए दूसरी मशीन आ गई, इसे कहते हैं वीड हार्वेस्टर। और ये जो वीड हार्वेस्टर है, ये देखिए क्या कर रही है, देख रहे हैं तस्वीरों में। पानी में गंदगी की बड़ी वजह खरपतवार भी होते हैं और इसे साफ करने का काम करती है ये वीड हार्वेस्टर। ये मशीन जलकुंभी को जड़ से काट कर उठा लेती है और अपने अंदर ही खरपतवार और घास जमा करती है। वीड हार्वेस्टर मशीन 3 घंटे में बड़े बड़े तालाब साफ कर देती है। एक दिन में यह मशीन 1 एकड़ तक सफाई कर सकती है और इस हाईटेक मशीन की कीमत है 1 से 2 करोड़ रुपए। अगली मशीन देखिए आपके सामने आ गई, यह है ड्रेज यूटिलिटी क्राफ्ट। नदी नहर की सफाई में काम आने वाली यह मशीन, भारी मशीन, और इसे पानी का बुलडोजर भी कहा जाता है। योगी बाबा वाला बुलडोजर नहीं, वैसे ही ये पानी का बुलडोजर है। जैसे बुलडोजर जमीन पर अतिक्रमण हटाता है, ऐसे ही ड्रेज यूटिलिटी पानी से गंदगी कचरा हटाता है। जब पानी में भारी कचरा या गंदगी हटानी मुश्किल हो जाए, तब अक्सर इस तरह का भारी भरकम मशीन का इस्तेमाल किया जाता है और यह हाईटेक मशीन 50 से 70 लाख रुपए तक में आती है। ये तीनों बड़ी मशीनें लगा दी गई हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी क्या कह रहे हैं और बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं। तो ये कई महीनों तक ये काम चलेगा। साथ ही साथ किसी भी नाले में इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट किसी इंडस्ट्रियल यूनिट से बह के ना आए और यमुना में केमिकल की मात्रा ना बढ़े, उसको भी जो उपाय करने हैं इंडस्ट्री डिपार्टमेंट और एमसीडी मिलकर करेगी। सारी एजेंसियों को सेंसिटाइज किया जा चुका है और सब अपना काम करने में लगे हैं और एलजी साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब इस पे कई मीटिंगें कर चुके हैं। जब लोग पूछते हैं मोदी की काम की गारंटी क्या, ये गारंटी है। अभी सरकार नहीं बनी लेकिन काम शुरू, और जनतक तौर पर वीडियो पे कहना कि यमुना जी की सफाई से वोटें नहीं मिलती, इसका मतलब उनकी मानसिकता ये थी कि जिस चीज से मुझे वोट मिलती है मुझे वो काम करना है। और वो काम क्या था? अपने आप को अखबारों में फोटो लाके चिपकाना। दिल्ली के लोगों ने बता दिया है कि ये पाप तुमने किया था और पाप की सजा भुगत। दिल्ली में इस टाइम ना कोई सीएम है ना कोई कैबिनेट है, पर दिल्ली के एलजी अगर अभी ये काम कर पा रहे हैं तो निश्चित तौर से ये क्लियर हो गया कि ये गंदी राजनीति कर रहे थे और पहले काम जानबूझ के नहीं कर रहे थे। गुटबाजी चल रही है, अपने नंबर बनाने के लिए ये ऑप्टिक्स कर रहे हैं। पूर्वांचल के लोग जब छठ पूजा में जाते थे तो अचमन करते थे जो उस पानी से, तो वो जहर जैसा पानी था। और खुद अरविंद केजरीवाल ने चुनाव से पहले ये कहा कि हरियाणा गवर्नमेंट ने जहर मिला दिया है पानी। हम लोगों पर जिम्मेदारी है कि जमुना साफ हो पूरी तरह। दिल्ली के लोगों में बड़ी खुशी है कि जमुना साफ होगी। तो पीएम मोदी की गारंटी दिल्ली में शुरू हो गई है, लेकिन दिल्ली वाले मुख्यमंत्री का इंतजार कर रहे हैं। आखिर सीएम कब होगा, कब बनेगा, कौन शपथ लेगा, कौन वाला चेहरा होगा। दर्जनों चेहरों पर, आधा दर्जन तो कम से कम चेहरों पर कयास और अटकलें लग चुकी। क्या ये वाला होगा, नहीं ये वाला होगा, ये दूसरा वाला होगा। लेकिन चेहरे अभी तय नहीं हुए, लेकिन ग्राउंड तय हो गया। अगली तस्वीर देखिए, ये रामलीला ग्राउंड की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। रामलीला मैदान में तंबू तन गया है, टेंट लगने शुरू हो गए, कुर्सी सोफा पहुंच गया है। ये देख रहे हैं, जो मेहमान आने वाले उनके लिए सारी तैयारियां कर ली गई हैं। ये आप देख रहे हैं, सैकड़ों कुर्सियां आ गई हैं, कारपेट्स आ गए हैं। ये सोफा है जो जिसमें खास लोग आएंगे जो बैठेंगे। ये कुर्सियां हैं जिन लोगों को बुलाया गया। ये सब सारे इंतजाम रामलीला मैदान में शपथ के शुरू हो चुके हैं। लेकिन बड़ी बात क्या है, जिस रामलीला मैदान में शपथ होने जा रही है दिल्ली के मुख्यमंत्री की, इसी रामलीला मैदान से केजरीवाल ने अपनी सियासत की शुरुआत की थी। इसी आंदोलन से केजरीवाल यहां तक पहुंचे थे और अब यहीं केजरीवाल को हटाने वाले अगले सीएम की शपथ होगी। अब देखिए जरा शपथ में कौन कौन आने वाला है। भव्य तैयारियां हैं और बड़े बड़े नेताओं और सेलिब्रिटीज को बुलाया गया है। तो दिल्ली में बीजेपी का नया मुख्यमंत्री कौन होगा, पार्टी ने तय कर लिया है, लेकिन ऐलान नहीं किया है अब तक। शपथ ग्रहण की तारीख और जगह फाइनल हो गई है। दिल्ली के नए सीएम की शपथ 20 फरवरी को होगी। एक दिन पहले 19 फरवरी को विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें पार्टी के सीएम चेहरे का औपचारिक ऐलान किया जाएगा। 20 फरवरी को दिल्ली में एनडीए नेताओं की अहम बैठक होगी। इसमें एनडीए शासित 20 राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम भी पहुंचेंगे। देख रहे हैं, यानी दिल्ली में जब शपथ होगी तो अलग अलग राज्यों में जहां एनडीए बीजेपी की सरकार है, उनके मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम भी शपथ ग्रहण में आएंगे। और इसके अलावा बैठक में ये सारे लोग पहुंचेंगे। साथ ही रामलीला मैदान में 20 फरवरी को शाम को 4:30 बजे शपथ होगी।
दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी का सत्ता में वापसी हो रही है। 27 साल बाद तो सीएम की ताजपोशी को बेहद भव्य बनाने की भी तैयारी हो गई है। आपको बताऊं, बड़े उद्योगपति, फिल्म स्टार, क्रिकेटर और कई और खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। कई साधु संत, राजनयिकों को भी न्योता दिया गया है। खबर यह भी है कि शपथ ग्रहण में 3 खास मंच बन रहे हैं। 3 मंच, एक मंच जो आप देख रहे हैं जिसमें पीएम मोदी, केंद्रीय मंत्री और दिल्ली के मंत्री बैठेंगे। दूसरा मंच जो होगा वह मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम बैठेंगे। और तीसरा मंच होगा जिसमें वीआईपी, वीवीआईपी मेहमान बैठेंगे और शपथ में 40 से 50 हजार समर्थकों के आने का अनुमान है। इसके लिए अभी से खास इंतजाम भी किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि दिल्ली मंत्रिमंडल में सीएम समेत 7 मंत्री ही हो सकते हैं। चर्चा है कि 7 लोकसभा सीटों से एक एक चेहरा होगा। बिहार और पंजाब चुनाव को देखते हुए ऐलान होगा और सीएम के साथ सभी मंत्री शपथ ले सकते हैं। साथ ही साधु संतों को भी बुलाया गया जिसमें बाबा रामदेव और धीरेन्द्र शास्त्री शामिल हो सकते हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। शपथ को लेकर बेसब्री से सभी को इंतजार है। सियासतदान क्या कह रहे हैं? लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री पर निर्णय नहीं ले पाई है। आज ये बिल्कुल साबित हो गया है दिल्ली वालों के सामने कि भारतीय जनता पार्टी के पास मुख्यमंत्री का कोई भी चेहरा नहीं है। जो अराजक अपराधी पार्टी है, किस तरह से लोगों ने झाड़ू उठाकर झाड़ू से भगाया है सफाई लाने के लिए, और अब लगातार झूठ बोलने में माहिर आतिशी जी, मुझे लगता है सुर्खियों में रहने की उनको ऐसी लत है कि वो कुछ भी कहीं पे भी कहने को तैयार हैं। ऐसी उनको क्या हड़बड़ी बच रही है? अभी तक भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री नहीं तय कर पा रही। कौन दिल्ली का मंत्री बनेगा ये नहीं तय कर पा रही। ये इस बात को दर्शा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास मुख्यमंत्री न तो कल था और न तो आज है। ये सब बेचैनी है आम आदमी पार्टी की, उनको बेचैन रहने दीजिए। और भारतीय जनता पार्टी ऐसा 5 साल कार्य करेगी, हमारा मुख्यमंत्री इतना अच्छा होगा कि दिल्ली को हम 5 साल में उसकी मैक्सिमम समस्याओं से मुक्त कर दें। दिल्ली के बाद आज की एक और बड़ी खबर है रेलवे स्टेशन की। दिल्ली में भगदड़ हुई, 18 की मौत हुई, लेकिन प्रयागराज में भीड़ कम नहीं हो रही है। लोग अलग अलग शहरों से, अलग अलग राज्यों से उतनी ही संख्या में पहुंच रहे हैं। लेकिन दिल्ली में जो भगदड़ हुई इसमें कई दोषी नपेंगे, ये तय है। पहली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, दिल्ली में भगदड़ के बाद जांच तेज हो गई है। जांच के साथ साथ एहतियात और सावधानी भी बरती जा रही है। लेकिन अभी बहुत कुछ बदला नहीं है दूसरे स्टेशन पर। मैं आपको बिहार लिए चलता हूं। अगली तस्वीर देखिए, ये मुजफ्फरपुर की तस्वीर है। आज की ट्रेन में भारी भीड़ है और भीड़ का आलम यह है कि खिड़की से भी लोग अंदर दाखिल हो रहे हैं। देखिए जरा। मुजफ्फरपुर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए किस तरह से महिलाएं अंदर दाखिल हो रही हैं, क्योंकि दरवाजे पर बहुत भीड़ है, प्लेटफॉर्म पर भीड़ है, स्टेशन में भीड़ है। तो जो आपातकालीन खिड़की है उसी से अंदर दाखिल हो रही है। दूसरी तस्वीर देखिए, पश्चिम बंगाल की तस्वीर। आसनसोल में देखिए जरा, महाकुंभ जाने वालों की भीड़, रस्सी लगाई गई है लेकिन किसी काम की रस्सी नहीं रही है। रस्सी एक तरफ है और भीड़ दूसरी तरफ है। स्टेशन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। जैसे ही भीड़ के अंदर एंट्री हुई उसके बाद के हालात देखिए ना, पुलिस को संभालते बन रहा है। अब आई कुछ और तस्वीरें आई हैं जो बता रही हैं कि
हर शख्स बस महाकुंभ पहुंचना चाहता है, उसे ये 144 साल में आया है तो हम तो पहुंच ही जाएं। पटना की तस्वीर आप देख रहे हैं, पटना जंक्शन पर भीड़ का आलम देखिए जरा, डरा देने वाली तस्वीरें। और इतनी भीड़ थी कि वहां पुलिस से हंगामा हो गया, पुलिस से बहस हो गई लोगों की। सोचिए ये सारे लोग प्रयागराज पहुंच रहे हैं, तो प्रयागराज में तस्वीर क्या, आलम क्या, ये देखिए जरा। ये प्रयागराज की तस्वीर आप देख रहे हैं, ट्रैफिक जाम, गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आ रही, जहां तक आपकी नजर जाएगी देखिए जरा। तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रयागराज की सड़कों की तस्वीर है, भारी भीड़ है, सभी को पहुंचना है, संगम में डुबकी लगाना है। 52, 53, 54 करोड़ लोग अब तक संगम में डुबकी लगा चुके हैं। है तो वो तो जाएंगे ही, डर नहीं लग रहा है? कोई डर नहीं। डर किस बात का लगेगा, जिंदगी में एक बार मरना ही है, सबको मरना है, भगवान हिंदू के नाम पे मरेंगे, अच्छी बात। अब घर से निकल गया तो जाने न है। कल पेपर हम लोग का वो छोड़ के महाकुंभ नहाने छोड़ दिया। अरे पेपर महाकुंभ नहा क्या है, पेपर तो आएगा अगली बार। अगर मैं हिंदुओं के कुंभ में नहीं आया तो मेरे हिंदू होने का फायदा नहीं है। महाकुंभ को लेकर ऐसी दीवानगी न पहले कभी देखी गई न सुनी गई। चाहे घंटों स्टेशन पर इंतजार करना पड़े, स्टेशन पर भारी भीड़ का सामना करना पड़े, भारी भीड़ में भगदड़ मच जाए या फिर कोई भी अनहोनी हो जाए, महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए लोग हर बाधा को पार करने को तैयार हैं। चाहे जैसे भी हो, महाकुंभ तो जाना है, अभी नहीं तो कभी नहीं वाले जज्बे के साथ लोग प्रयागराज पहुंच रहे हैं। ट्रेन बस में जगह हो या ना हो, ट्रेन में बैठ पाए या खड़े खड़े ही जाना पड़े, लेकिन प्रयागराज पहुंचना है, संगम में डुबकी लगानी है। देख रहे हैं गंगा माई के भरोसे जा रहे हैं, उनके वो होगा तो नहा लेंगे, बच्चों के पास वापिस आ जाए। जाना तो जाना है, जाना तो जाना ही है। डर से डर नहीं लगता है। अब डरना कितना डरेंगे, कितना डरेंगे। अब देखिए जरा, लोगों को डर नहीं है, बस सवाल यह है कि आखिर दिल्ली में जो भगदड़ हुई, इस भगदड़ के बाद दिल्ली में और स्टेशन पर क्या क्या बदल गया है। देखिए कौन कौन से नियम बदल गए। आपको बताऊं, दिल्ली में भगदड़ के बाद एक्शन में है रेलवे, और सभी स्टेशन पर सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत किया जाएगा। प्लेटफॉर्म पर ज्यादा आरपीएफ जवानों की नियुक्ति होगी और फुटओवर ब्रिज पर जवानों की तैनाती बढ़ाई जाएगी। फुटओवर ब्रिज पर किसी को भी रुकने नहीं दिया जाएगा। ये जो ऊपर आप देख रहे हैं ब्रिज जो होता है, इस पर रुकने नहीं दिया जाएगा। ये जो सीढ़ी बगल में देख रहे हैं, यहां भी लोगों को खड़े नहीं होने दिया जाएगा। कई बार फुटओवर ब्रिज पर यात्री बैठ जाते हैं। दिल्ली में प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। शाम 4 बजे से रात 11 बजे तक प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री बंद है। 26 फरवरी तक नई दिल्ली स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट नहीं है। 60 स्टेशनों पर वेटिंग एरिया बनाया जाएगा। वेटिंग एरिया जहां लोग बैठकर ट्रेन का इंतजार करते हैं। और दिल्ली में हुए भगदड़ में 18 लोगों की मौत हुई थी। दावा यह है कि घटना से 2 घंटे पहले तक जनरल टिकट बेचे गए। प्लेटफॉर्म नंबर 13 से 16 तक सुरक्षा जवानों की अब तैनाती हुई है। ये सुरक्षा जवान ट्रेन के कोच के साथ भीड़ पर नजर बनाए रखेंगे। स्टेशन पर इमरजेंसी टीम भी स्टैंड बाय मोड में रहेगी। भीड़ को देखते हुए रेलवे ने ट्रेनें और बढ़ा दी हैं और 17 फरवरी को श्रद्धालुओं के लिए 5 और स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। प्रयागराज जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 16 से चलाने का फैसला किया गया है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। इतनी भीड़ है, ट्रेन में भी भीड़ है, बस में भी भीड़ है, सड़क पर भी भीड़ है, कई जाने भी चली गई, लेकिन उसके बावजूद लोग लाखों और करोड़ों की संख्या में पहुंच रहे हैं। हमने महाकुंभ में आए लोगों से यही सवाल पूछा, सुनिए लोग क्या कह रहे हैं। परेशानी तो यही है, देख भी रहे हैं, फिर भी जाएंगे तो जाएंगे। परेशान हो रहे हैं, नेपाल से आए हैं, प्रयाग जाना है, सही नहीं है लेकिन आ गए हैं तो अब क्या करें बताइए, कोई साधन नहीं देख रहे हैं। और मेन एसी बंद हो गया, शुरू में एसी चालू था, बंद हो गया एसी है,
एसी चालू करवाइए, सब लोग सही हो जाएगा। अब जन सैलाब जब निकल गया सर, तब सोच रहे हैं जा करके स्नान कर लें तो फिर अपने घर वापस जाएं। अब तो क्या करल जाए, सब तो जा ही रहा है, तो अब तो जान जा के जरूरी है, धर्म पर जाना है जो जरूरी है। कुंभ में जाना, चढ़ के उतर गए हैं, इतना चपने लगे कुछ के हालत पूरा पस्त हो गया। भाई ने बोला था शादी में पहुंचने के लिए, हम सोच रहे थे शादी में तो बाद में पहुंच जाएंगे। भाई मेरे को इतना डांटेगा, मैंने इसलिए यहीं पे सॉरी बोलना। भाई मुझे माफ करना, मुझे पहले दर्शन करने थे, लेकिन कुंभ आना जरूरी था। एग्जाम एक सेमेस्टर लॉस होगा, लेकिन वापस जाके दे देंगे। तो टिकट कटा लिए हैं, टिकट कटाए हैं, तब क्या करें, अब तो लास्ट आ रहा है। भीड़ बहुत ज्यादा है, और हम तब भी हम मतलब इतनी देर में जाके अपना गुमोरे मिल रहे हैं। हाँ, एक दूसरे को ढूंढने में कभी गुम हो जा रहे, कभी मिल जा रहे। अब चल दिए सर, सब नहाना है। घरे में नहा लेते महाराज, घरे में नहाना, वहाँ पुण्य हो जाएगा वहाँ नहाने। क्या यहाँ दिया तो हो रहा था कि बहुत आदमी मर गया, स्टेशन पर लात धरने के जगह नहीं है, पुलिस मार रहा है, तो कहाँ कुछ हुआ, ऐसे वहाँ भी न होगा। लेकिन अमर हो जाइएगा, एकदम अमृत जल एकदम स्नान होगा, नहीं होगा? हाँ होगा, मानिएगा नहीं? क्या हुआ है तो है, जो होनी होगा तो होने का हो ही जाएगा किसी का साथ। हमें जाने का मन जा रहा है अपने घूमने। माता रानी को दर्शन करना है, रूप देना है, तो जाना ही पड़ेगा। हाँ। लोगों को सुन लिया आपने, कैसे भी हाल हो लेकिन जाना है तो जाना पड़ेगा। एक और तस्वीर देखिए, दिल्ली स्टेशन पर बीती रात की तस्वीर मैं आपको भीड़ की दिखा रहा हूं। ये आलम था, इस तरह से लोग किसी भी तरह उन्हें पहुंचना है, इसलिए आप देख रहे हैं बैग दे रहे हैं, पहले चढ़ जा रहे हैं फिर बैग ले रहे हैं। महिलाएं देखिए किस तरह से इमरजेंसी विंडो से चल रही हैं। और देखिए दिल्ली में इसीलिए सुरक्षा बढ़ा दी गई है, स्टेशन पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई और इंतजाम भी तेज कर दिए गए। लेकिन जो घटना हुई उस पर भी एक्शन शुरू हो गया है, उस पर बाकायदा जांच चल रही है और जांच टीम अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए जरा, दिल्ली स्टेशन पर हुई भगदड़ केस में जांच शुरू हो चुकी है। हाई लेवल टीम ने जांच शुरू कर दी है और जांच के लिए रेलवे ने 2 सदस्यीय कमेटी बनाई है। इसमें उत्तर रेलवे के 2 अधिकारियों को शामिल किया गया है, नरसिंह देव और पंकज गंगवार को शामिल किया गया है। स्टेशन के सभी सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने को कहा गया है। दिल्ली पुलिस ने भी घटना की जांच शुरू कर दी है। जांच की जिम्मेदारी डीसीपी रैंक के अफसर को दी गई है। दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। भगदड़ के पीछे साजिश तो नहीं है, इस एंगल से भी जांच की जा रही है। जांच टीम के सामने कई बड़े सवाल हैं, जैसे स्टेशन पर भीड़ प्रबंधन की कोई व्यवस्था क्यों नहीं थी, बिना टिकट वाले यात्रियों को क्यों नहीं रोका गया, स्पेशल ट्रेन की घोषणा में सावधानी नहीं बरती गई, प्लेटफॉर्म बदले जाने की घोषणा से भगदड़ मची और फुटओवर ब्रिज पर अफरा तफरी को रोकने वाला कोई नहीं था। इन सारे सवालों के जवाब ढूंढे जा रहे हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा सीपीआरओ क्या कह रहे हैं इस पर। इस दुखद हादसे के बाद हम लोगों ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्रबंधन के तरीके में थोड़ा बदलाव किया है। जैसे जो प्लेटफॉर्म टिकट हैं उनकी बिक्री पीक ट्रैफिक आवर्स में 1 हफ्ते के लिए बंद की गई है। पीक ट्रैफिक आवर होता है शाम 4 बजे से रात 11 बजे तक का, तो इस दौरान अगले 1 हफ्ते के लिए, 1 सप्ताह के लिए प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री बंद की गई है ताकि हम भीड़ प्रबंधन अच्छे तरीके से कर सकें। इसके अलावा हम लोग अभी जब कभी इस तरह का सर्ज आएगा, अचानक से भीड़ आएगी, उस दौरान रेगुलेटेड एंट्री एनफोर्स करेंगे और कई हम डिफरेंट जगहों पे एरिना का विकास कर रहे हैं ताकि लोगों को वहां पे होल्ड कर सकें। लोगों को यकीन है कि 144 साल बाद महाकुंभ आया है, तो कैसे भी पहुंचना है। जो नहीं पहुंच पा रहे हैं उनमें देखिए बिहार का एक जुगाड़, ये आप देख रहे हैं, मोटर बोट से ही बिहार से आप देख रहे हैं। ये 4-6 लोगों को जो आप देख रहे हैं ये मोटर बोट से जा रहे हैं पानी के रास्ते गंगा में, और इन्हें सीधे संगम पहुंचना है, पानी के रास्ते ही बिहार से निकले हैं। आइए अब इनके बारे में आपके बताऊं कौन लोग हैं जो महाकुंभ पहुंचे और इसी रास्ते से। महाकुंभ में भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही, सड़कों पर लोगों को 10-10 घंटे जाम में फंसना पड़ रहा, ट्रेन से लेकर फ्लाइट की टिकटें तक नहीं मिल पा रही हैं। वहीं बिहार से 7 लोगों ने जाम को मात देने वाला प्लान बनाया। ये 7 लोग मोटर बोट के जरिए महाकुंभ पहुंचे।
इनमें से 6 बिहार के और 1 उत्तर प्रदेश के बलिया का रहने वाला है। 275 किलोमीटर का सफर बिना जाम के ही इन लोगों ने पूरा कर लिया। इतना ही नहीं, 7 लोगों की यात्रा पर कुल 20,000 रुपए का खर्चा आया है। संगम में इन्होंने डुबकी लगाई और वापस इसी रास्ते से बिहार भी पहुंच गए। मोटर बोट पर इन्होंने गैस सिलेंडर, चूल्हा समेत खाने पीने के पूरे इंतजाम किए थे। 2 लोग नाव चलाते थे और बाकी 5 लोग आराम करते थे। आने जाने का लगभग 550 किलोमीटर का सफर इन्होंने 84 घंटे में पूरा किया। मोटर बोट पर सवार लोगों ने इसे अनूठी रोमांचकारी यात्रा बताया है। बक्सर के कमरिया गांव के से ये मोटर बोट यात्रा शुरू हुई थी। फुल प्रूफ प्लान के साथ इन लोगों ने अपनी यात्रा शुरू की और इन लोगों ने नाव में 2 इंजन लगाए थे ताकि एक में खराबी आए तो दूसरे इंजन से नाव चला सकें। नाव पर ही 5 किलो गैस वाला सिलेंडर, चूल्हा, 20 लीटर पेट्रोल, सब्जी, चावल, आटा और रजाई गद्दे रख लिए थे। मोटर बोट पर सवार सभी 7 लोगों ने, पेशेवर नाविक हैं ये 7, अपने अपने शहर में नाव चलाकर परिवार पालते हैं। अब ये 7 लोग इस रोमांचक सफर को जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा रोमांचकारी सफर महाकुंभ तक तय करने वाले नाविक क्या कह रहे हैं। जो इसी नाव से हम लोग यात्रा किए हैं प्रयागराज का, और रास्ते में हम लोग आपस में 7-8 थे, तो 2 रात में चला रहे थे, 2-4 दिन में कोई खाना बना रहा था। मतलब आपस में रातों दिन नाव चलाते हुए हम लोग गए और संगम स्नान किए। तो आपने देख लिया, जो प्रयागराज पहुंचे हैं। अब क्या हाल है, 26 फरवरी तक महाकुंभ है। 26 फरवरी से पहले आज ये प्रयागराज स्टेशन की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, वहां आज भी उतनी ही भीड़ है। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, बाकायदा वहां अनाउंसमेंट हो रहा है क्योंकि दिल्ली में हादसे के बाद बाकी जगह प्रशासन सचेत हो गया है। सीढ़ी पे से आप लोग उतर जाइए, सीढ़ी पे मत बैठिए, सीढ़ी पे मत बैठिए, नीचे आइए, नीचे आइए, नीचे आइए, नीचे आइए। देखिए महाकुंभ में रिकॉर्ड टूट रहे हैं। कैसे महाकुंभ में लोग भी आ रहे हैं और पैसों की बारिश भी हो रही है, यानी यूपी सरकार की कमाई भी हो रही है। 53-54 करोड़ लोग आए हैं तो पैसों की बारिश भी शुरू हो गई। महाकुंभ में श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड टूटता जा रहा है। आज 1,23,00,000 लोगों ने आस्था की डुबकी लगा ली है। अब तक कहा जा रहा है 52,96,00,000 लोगों ने स्नान किया है। महाकुंभ को लेकर सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया है। योगी ने कहा 60 करोड़ लोग संगम में डुबकी लगाएंगे। प्रयागराज महाकुंभ से ही जीडीपी में 3.5 लाख करोड़ की बढ़ोतरी हो गई है। जी हां, 3.5 लाख करोड़ योगी कह रहे हैं। महाकुंभ में आज फिर जबरदस्त भीड़ दिखी है। प्रयागराज के सभी 7 एंट्री पॉइंट जाम हो गए। भीड़ के चलते संगम स्टेशन को 26 फरवरी तक बंद कर दिया गया। महाकुंभ में तैनात अफसरों की ड्यूटी 27 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। मेला क्षेत्र में गाड़ियों की एंट्री फिर से रोक दी गई है और सभी तरह के पास रद्द कर दिए गए हैं। प्रयागराज से गुजरने वाली 19 ट्रेनों का रूट बदल दिया गया है। गाड़ियों को संगम से 10 से 12 किलोमीटर पहले पार्किंग में रोका जा रहा है और इससे लोगों को संगम तक पैदल ही जाना पड़ रहा है। उसके बाद भी लोग पहुंच रहे हैं। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं सियासतदान। जो गिनती नहीं बता पा रहे हैं, कहते हैं हमारे डिजिटल कुंभ था, डिजिट नहीं बता पा रहे कितने लोगों की जान चली गई। 2027 के लिए भाजपा ने अपनी तैयारी ये कह रहे हैं कि इतने करोड़ आए, लेकिन मरने वालों की गिनती नहीं गिन पा रहे हैं। भीड़ है लेकिन उसका अपना आनंद अलग है। उस भीड़ के बीच से ही आनंद लेने की आवश्यकता है। थोड़ा पैदल चलना पड़ सकता है लेकिन चलना चाहिए, यही जीवन है। ये आप खुद छिपा रहे हैं चीजों को। हम व्यवस्थाओं पर जरूर जो आप खराब व्यवस्था करेंगे तो जरूर बोलेंगे। मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से चीजें ध्वस्त हैं और 1000 गाड़ियां, लाखों गाड़ियां खड़ी हैं पूरे बॉर्डर्स पे, पूरे क्षेत्र में, उनको परेशानी हो रही है। तो ये व्यवस्था, अब ये क्या, इस पे क्या कहेंगे? वो इस पे इनकी हम बढ़ाई करेंगे, प्रशंसा करेंगे। महाकुंभ में छोटी छोटी कमियां देख रहे हैं, गलतियां देख रहे हैं, और जिस महाकुंभ को बदनाम कर रहे हैं उस महाकुंभ में गोता लगा रहे हैं, फोटो डाल रहे हैं, डोले दिखा रहे हैं, अपने डोले भी दिखा रहे हैं नहाते हुए। जब आप इनवाइट कर रहे हैं 50 करोड़ लोगों को महाकुंभ के लिए, तो उसकी तैयारी उसी हिसाब से रेलवे को करनी चाहिए थी। उसी हिसाब से तैयारी वहाँ प्रयाग में होना चाहिए था, वहाँ भी वही हुआ। व्यक्ति ये चाहता है 144 साल बाद ये कुंभ आया है, और मुझे ऐसा लगता है कि रेल मंत्रालय ने
जो योजना बनाई है उस योजना को वो अमली जामा पहनाएंगे। और वैसे भी 26 मार्च तक कुंभ है और हर व्यक्ति कुंभ में जाना चाहता है, ये आस्था का प्रतीक है। लेकिन सरकार, मुझे लगता है कि मुस्तैदी से इसको चुनौती के रूप में सरकार ने लिया है। आइए महाकुंभ से आगे बढ़ते हैं। कल एक बड़ी खबर आपको बताई थी कि एक भारतीय महिला को दुबई में फांसी दी गई। उसमें एक अच्छी खबर यह आई है, दावा था कि 15 तारीख को फांसी दे दी गई। खबर यह है कि शहजादी की फांसी रुक गई, अभी फांसी नहीं दी गई। शहजादी दुबई में थी, एक 4 महीने के बच्चे की हत्या का आरोप लगा और फांसी की सजा हुई। दावा किया गया 15 को फांसी दी गई, लेकिन अभी फांसी रुक गई है। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, कल मैंने आपको दिखाया था शहजादी के पिता जो बांदा में रहते हैं, उनका रो रो कर बुरा हाल था, क्योंकि शहजादी ने आखिरी कॉल किया था और बताया था फोन पर कि ये उसका आखिरी फोन है। मां बाप का उसके बाद रो रो कर बुरा हाल था। लेकिन अभी जो खबर मिल रही है वो ये कि शहजादी की फांसी रुक गई है। अब आपको बताऊं फांसी कैसे रुकी, क्या हुआ और कैसे ये चमत्कार हुआ, ये आपको बताता हूं। देखिए जरा, शहजादी उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की रहने वाली है। पहले दावा था कि यूएई में फांसी की सजा दे दी गई। सजा से पहले शुक्रवार को उसने माता पिता को फोन किया। खुद शहजादी ने कहा यह मेरा आखिरी कॉल है। शहजादी को 24 घंटे में फांसी दिए जाने का दावा किया गया। हालांकि अब खबर है कि फांसी अभी रुक गई है। शहजादी अबू धाबी की जेल में सही सलामत है। दूतावास ने यूएई के अधिकारियों से इस बात की पुष्टि की है। शहजादी की फांसी के खिलाफ एक समीक्षा याचिका दायर की गई है, यानी फांसी को रोका जाए इसके लिए एक याचिका लगाई गई है। और फिलहाल यह मामला अभी विचाराधीन चल रहा है। भारतीय दूतावास भी मामले में लगातार कार्रवाई कर रहा है। 2021 में शहजादी दुबई गई, हत्या के आरोप में फांसी की सजा हुई थी। फिलहाल वो अबू धाबी की जेल में कैद है। अब सुनिए, जब सोचिए कल पिता रो रहे थे इस वजह से कि बेटी को फांसी दे दी गई है, उस पिता को जब ये पता चला कि बेटी अभी यूएई में सही सलामत है, तो सोचिए उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा होगा। सुनिए अब मोदी जी से वो क्या कह रहे हैं। आज मुझे ये मालूम चला कि 7 बजे उसको तनहा कमरा भी दे दिया गया, मुझे सब बताया। उसके बाद फिर आज सुबह मुझे ये एक दमान, हमारे रिश्तेदार, वो हमारे रिश्ते में दमान लगते हैं, तो वो वही काम करता है अबू धाबी में, दुबई में। उसने बताया कि 7 बजे का जान के मेरी बच चुकी है। फिर काफ़ी कई घंटे के बाद या अभी 10 मिनट पहले वो उसने बताया, फोन आया कि शुक्रवार के दिन कर दिया गया उसको, जो भी फैसला होगा शुक्रवार को होगा। तो अभी फांसी नहीं दी गई। फांसी नहीं दी गई। ईश्वर ने मौका दे दिया, अल्लाह ने, तो आप बचा लें। पुण्य का माल है, मेरी लड़की बेकसूर है, क्योंकि जिस मुकदमे में बच्चे के टीके का जिक्र नहीं हुआ कि टीके लगे थे उसके, जो 6 महीने के लगते हैं वो 4 महीने के दिन में लग जाते हैं, वो बच्चा उसी रात को मर जाता है नीला बदन होके, पोस्टमार्टम नहीं होता है उस बच्चे का। मेरी लड़की के अरबी और इंग्लिश में पेपर में दस्तखत करा लिए थे, जो कि इंग्लिश कठिन तो अरबी होती है, कोई जानबूझकर कोई मौत में दस्तखत करेगा। इस बिना पर वहाँ की अदालतें, और मेरी लड़की सुनी नहीं गई, फांसी देती चली गई। लेकिन आज मुझे कुछ राहत ये है कि कुछ ऊपर वाला कुछ चाहता है आपसे, मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी। आप तो पूरे देश की, और आपकी बेटी हैं, और पूरे भारत के देश की आपकी बेटी हैं। और मैं यही विदेश मंत्री साहब से कहूँगा कि आपकी बेटी है, इसी परिवार की वो लड़की है, निर्दोष है, वो उसको बचा ले प्रधानमंत्री जी और विदेश मंत्री जी, जो आप पावर वाले हैं, उसको बचा लीजिए, उसको भारत ले आइए, जांच करवा दें। अगर कहीं भी डिफॉल्ट आता है मेरी लड़की, तो बिल्कुल मैं खुद कहूँगा कि फांसी दिला कर मेरी लड़की को बारी दे दी जाए। नहीं, सही सलामत उसको निकाल लें, मौका दे दिया ईश्वर ने, उनका माल है। मैं सिर्फ, मेरे पास सिर्फ आप लोगों को दुआ देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, दुआ ही दे सकता हूँ, दुआ ही दूंगा जब तक जिंदा रहूँगा। पिता मोदी जी से दरख्वास्त कर रहे हैं कि उनकी बेटी को बचा लें। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हाफिज की साले की हत्या हो गई है पाकिस्तान में। पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखें तो एक एक कर जो भारत के दुश्मन थे वो पाकिस्तान में ढेर कर दिए गए हैं। उसी कड़ी में हाफिज का साला भी मार दिया गया है। सोशल मीडिया पर जो तस्वीर चल रही है, हाफिज के साले की मैयत की तस्वीर है, उसका जनाजा जब उसे दफनाया गया है जहां, वहां की तस्वीर है ये। बताया जा रहा है कि हाफिज के साले के जनाजे में ये लोग शामिल होने पहुंचे। अब आपको बताऊं साले को कौन आकर पीट गया, कौन मार गया, ये तस्वीर देखिए जरा। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में लगातार भारत के दुश्मन मारे जा रहे हैं।
और दावा है कि पाकिस्तान में 20 ऐसे आतंकियों की अब तक हत्या हो चुकी है जिनको पाकिस्तान में भारत विरोधी माना जाता था। पिछले 1 महीने में लश्कर के 3 आतंकी मारे गए हैं और अब हाफिज सईद के साले की पाक में हत्या हो गई। हाफिज सईद के साले का नाम मौलाना काशिफ अली था और 2024 में हाफिज ने राजनीतिक शाखा का चीफ इसे बनाया था। मौलाना काशिफ पाक के खैबर पख्तूनख्वा में रह रहा था। यहीं पर घर के बाहर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमला करने वाले किलर बाइक पर आए थे सवार होकर, मौलाना काशिफ को गोलियों से भूनकर फरार हो गए। हमला किसने किया यह अभी तक किसी को जानकारी नहीं है। मौलाना काशिफ को हाफिज का दाहिना हाथ समझा जाता था। हाफिज की राजनीतिक पार्टी ने इसे आतंकी हमला करार दिया है और फिलहाल मौलाना काशिफ की हत्या से पाक में सनसनी फैल गई है। सोचिए, एक आतंकी की हत्या, उसके लिए भी पाकिस्तान उसे आतंकी हमला करार दे रहा है। आज की एक और खबर है कि कैसे भूकंप से कांप उठी दिल्ली। जब लोग सोए हुए थे, कुछ लोग बहुत ज्यादा एहसास हुआ है इस भूकंप का। तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये दिल्ली में भूकंप की तस्वीर आप देख रहे हैं। सुबह के वक्त भूकंप आया, वक्त आ रहा है देखिए सीसीटीवी में 5:37 ये उस वक्त भूकंप आया है 5:37, जिस वक्त बहुत से लोग सोए हुए थे। जब उन्हें बिस्तर हिला तब उन्हें यकीन हुआ कि क्या भूकंप आया है। वो उठकर बैठ गए तो देखा पंखे हिल रहे हैं। अगली तस्वीर देखिए जरा, दिल्ली एनसीआर में ये देखिए 5:36 की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीसीटीवी तस्वीर, सीसीटीवी हिल रहा है, यानी 5:36 से 37 के दरमियान ये भूकंप आया है। बताया गया ये पेड़ जो आप देख रहे हैं, भूकंप से ये पेड़ उखड़ गया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये भी दिल्ली की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। अब आपको बताऊं कि आखिर एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊं कि जैसे ही भूकंप आया उसके बाद लोग कैसे बाहर निकल आए घरों के। अंधेरा था, रोशनी नहीं हुई थी, सूरज जब तक नहीं निकल रहा था। आप देख रहे हैं लोग घरों के बाहर आकर खड़े हो गए। अब ये भूकंप दूसरे भूकंप से क्यों अलग था ये मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि ये जमीन के बहुत अंदर नहीं था और सुबह 5:30 बजे के करीब दिल्ली एनसीआर में भूकंप आया। भूकंप के झटकों के दौरान गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी है। इस आवाज से लोग और भी ज्यादा दहशत में आ गए। हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि यह भूकंप आम गतिविधि थी और भूकंप का केंद्र जो है वो जमीन से जितना ज्यादा कम होता है उतना ही ज्यादा ऊर्जा सतह तक पहुंचती है और ऐसे में भूकंप की तरंगें जमीन पर गड़गड़ाहट जैसी सुनाई देती हैं, क्योंकि अमूमन भूकंप जो होता है वो जमीन के 15 किलोमीटर नीचे होता है। इस बार जो भूकंप का केंद्र था ये जमीन से 5 किलोमीटर नीचे था बस। इसी वजह से लोगों को गड़गड़ाहट की आवाज भी सुनाई दी है। इस भूकंप का केंद्र भी दिल्ली का धौला कुआं इलाका था। यहां पर साल 1990 से ही हर 2-3 साल में भूकंप आते हैं और 2015 में यहां पर आए भूकंप की तीव्रता 3 दर्ज की गई थी। जो सुबह भूकंप आया इसकी तीव्रता 4 रिक्टर स्केल पर दर्ज की गई है। एक्सपर्ट मानते हैं कि इस भूकंप से कोई बड़ा खतरा नहीं है, क्योंकि इस भूकंप का कारण धरती में प्लेटों का टकराना नहीं है। यह भूकंप स्थानीय इलाकों में आंतरिक गतिविधि से आया है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा जिन्होंने भूकंप महसूस किया वो क्या कह रहे हैं। सुबह में 5:40 के आसपास जबरदस्त भूकंप आया था और पूरी जमीन हिलने लगी थी। 10 मिनट हमें लगे समझने में। उसके बाद हम लोग नीचे आ गए, 10-15 मिनट हमने वेट किया, फिर वापस हम लोग घर पे गए। पहली बार देखा ऐसा भयंकर, ऐसे देखा मगर इस बार बहुत भयंकर था, जैसे वाइब्रेशन बहुत तेज थी। और अब बात एक बुलडोजर एक्शन की, बुलडोजर वार और कोर्ट की फटकार। पिछले दिनों कुशीनगर में, यूपी के कुशीनगर में एक लंबी चौड़ी बड़ी मस्जिद थी। इस मस्जिद पर बुलडोजर चला है। 2 माले ऊपर आपको नजर आ रहे हैं, नीचे ग्राउंड फ्लोर आप देख रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। इस पर बुलडोजर चला है, लगभग 4 से 5 जेसीबी लगाई गई, जेसीबी एक्शन हुआ और यह मामला कोर्ट पहुंच गया। आपको बताऊं कि कोर्ट में यह मामला कैसे पहुंचा और कोर्ट ने क्या कहा है। दरअसल यूपी में बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट बहुत नाराज हो गया। नोटिस जारी कर यूपी सरकार और अधिकारियों से जवाब मांगा है। कहा है अवमानना करने वाले अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक ढांचे को तोड़ने पर रोक लगा दी है।
मामला कुशीनगर की मदनी मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन का है। 9 फरवरी को मदनी मस्जिद के कुछ हिस्सों को गिरा दिया गया था। नगर पालिका ने मस्जिद के हिस्से को अवैध बताकर कार्रवाई की थी। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया था। हाईकोर्ट का स्थगन आदेश समाप्त होते ही कैसे कार्रवाई हुई, क्योंकि हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगाई हुई थी और रोक के अगले ही दिन बुलडोजर चला। रविवार को छुट्टी के दिन मस्जिद पर कैसे बुलडोजर चलवा दिया। मस्जिद कमेटी ने इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी और कहा बिना सूचना के मस्जिद के हिस्से पर बुलडोजर चलाया गया। सुप्रीम कोर्ट से बिना नोटिस सुनवाई के बुलडोजर एक्शन पर रोक है, लेकिन प्रशासन ने पक्ष रखने का मौका दिए बिना कार्रवाई की है। सुप्रीम कोर्ट ने जिम्मेदार अफसरों को कड़ी फटकार लगाई और कहा फिर आदेश दे रहे हैं कि रोक विरोधी कदम उल्लंघन होगा। उल्लंघन पाया गया तो निजी रूप से भी जवाबदेही तय होगी। जिम्मेदार अफसरों पर अवमानना की कार्रवाई क्यों न चले। आइए, और आज फिर गाजियाबाद के एक मदरसे पर बुलडोजर चला है, वो तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। यह मदरसा गाजियाबाद में बताया जा रहा है जिस पर कार्रवाई हुई है, बताया गया, जिस पर दावा है कि अवैध तरीके से बनाया गया। और आज की एक और बड़ी खबर है, और बड़ी खबर यह है कि पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि अमेरिका से दरअसल पीएम मोदी चुनाव न जीतने पाए, इसके लिए भी फंडिंग हो रही थी, इसके लिए भी कोशिशें हो रही थी। कौन कर रहा था, कैसे हो रही थी? बड़ी चीज यह है कि अब वो फंड रुक गया है। चुनावी फंडिंग पर ट्रंप का हथौड़ा चल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 में शपथ ली। 24 से पहले कौन कौन से संसाधन लगा दिए गए कि मोदी चुनाव न जीतने पाए, कहां कहां से वो पैसा आया। अगली तस्वीर दिखाऊं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप से मिले 14 तारीख को। प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की मुलाकात हुई क्योंकि अमेरिका से ही एक्शन हुआ है। अगली तस्वीर देखिए जरा। ट्रंप की कोर टीम में है मस्क, और मस्क उस टीम का हिस्सा है जिसने फंडिंग रोकी है। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। जॉर्ज सोरोस का नाम पिछले कुछ दिनों में आपने सुना होगा। सोरोस पर भी आरोप लगे हैं पीएम मोदी को रोकने के, लेकिन संगीन इल्जाम यह है कि अमेरिका से पैसा आ रहा था, भारतीय चुनाव को प्रभावित करने के लिए पैसा भेजा जा रहा था। ये रिपोर्ट देखिए। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, मोदी और ट्रंप की दोस्ती का असर दिखने लगा है। मोदी से ट्रंप की मुलाकात के बाद अमेरिका एक्शन में है। अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। ट्रंप प्रशासन ने चुनाव में विदेशी फंडिंग पर हथौड़ा चला दिया है। विदेशी शक्तियों के लिए जो भारत के विरोधी शक्तियां हैं, उनके लिए कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान है, जिसमें मोहब्बत सोरस से भी है, मोहब्बत चाइना से भी है। ट्रंप के इस फैसले का सीधा मतलब है कि अमेरिका भारत के चुनाव में दखल नहीं देगा, भारत में लोकतंत्र की मजबूती के नाम पर पैसे खर्च नहीं करेगा। पिछले दिनों संसद में भी विदेशी साजिश और फंडिंग का मुद्दा उठा था, क्योंकि भारत में मोदी सरकार को हटाने के लिए विदेशी फंडिंग होती रही है। ओवरसीज कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं सैम पित्रोदा साहब, उनको यूएसएड ने पैसा दिया या नहीं दिया? कि राजीव गांधी फाउंडेशन में जो विजय महाजन है, प्रधान जो उनकी संस्था है, उसको यूएसएड पैसा दे रही है कि नहीं दे रही है? आपने राजीव गांधी फाउंडेशन में विजय महाजन को देश को टुकड़े करने के लिए रखा है या नहीं रखा है? और आइए, मोदी को रोकने की पूरी कहानी क्या है ये मैं आपको बताता हूं। कौन सा पैसा, किसका पैसा, कहां से आ रहा था। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के संदर्भ में बड़ा फैसला लिया है। ट्रंप प्रशासन ने भारत में 182 करोड़ की फंडिंग रोक दी है। बाइडेन प्रशासन भारत में चुनाव के नाम पर दरअसल फंडिंग करता था, जो देश में चुनावी प्रक्रिया की मजबूती के नाम पर किया जाता था कि भारत में चुनाव मजबूत हो, नाम यह था उसका। लेकिन इसका मकसद भारत की चुनावी प्रक्रिया में दखल देना होता था। फंडिंग के जरिए ऐसी सरकार बनवाना होता था जो अमेरिका के हित साधे। बाइडेन सरकार यह नहीं चाहती थी कि मोदी सरकार दोबारा सत्ता में आए। मोदी ट्रंप मुलाकात के बाद इस पर एक्शन के कयास लगाए जा रहे थे। मोदी के अमेरिका से लौटने के 48 घंटे में ट्रंप ने एक्शन ले लिया। फंडिंग रोकने का फैसला इलॉन मस्क ने किया है, और इलॉन मस्क अमेरिका की डॉज विभाग के मुखिया हैं। डॉज का मतलब है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, और जिसका काम सरकार के कामकाज में सुधार लाना और क्षमता को बढ़ाना है।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा सत्ता में आने के बाद डॉज बनाया है। सरकार की एफिशिएंसी बढ़ाने के नाम पर ही मस्क ने यह फैसला लिया है। दरअसल बाइडेन प्रशासन यूएस एड के जरिए यह फंडिंग करता था। यूएस एड मतलब यूनाइटेड स्टेट्स एड, जो दूसरे देशों को भेजी जाती है। यूएस एड के जरिए भेजी जाने वाली ऐसी 4200 करोड़ की फंडिंग पर रोक लगी है, यानी 4200 करोड़ रुपया दुनिया में भेजा जा रहा था चुनाव को प्रभावित करने के लिए, जिसमें भारत के चुनाव के लिए भेजी जाने वाली 182 करोड़ शामिल है। ट्रंप प्रशासन के इस फैसले के बाद बीजेपी ने प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी ने कहा 182 करोड़ रुपए वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए, यह साफ तौर पर देश की चुनावी प्रक्रिया में बाहरी दखलंदाजी था। सुनिए जरा क्या कुछ कह रही है बीजेपी। हाँ, सैम पित्रोदा जी ने अगर कुछ कहा है तो उसको इतना गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं। हमेशा कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि विदेशी मामलों में हम सरकार के साथ खड़े हैं, देश के साथ खड़े हैं। तो जो स्टैंड भारत सरकार का है वही कांग्रेस का है। कौन सी शक्तियां हैं जो भारत में इस प्रकार चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने, परिवर्तित करने या उसके अंदर कोई समस्या उत्पन्न करने के हेतु से आर्थिक अनुदान पाती हुई दिखाई पड़ रही थी, यह बहुत गहरा संदेह हमारे मन में उत्पन्न होता है। यानी बहुत साफ है कि सोरस की सुर, अंकल सैम के सुर और उसके बाद जो कुछ यहां कांग्रेस बोलती है वो साफ नजर आता है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और खबर है, गौरव की पत्नी का आईएसआई कनेक्शन। कल मैंने आपको बताया था, इसमें कुछ और जानकारी सामने आई है। इस मामले में एफआईआर भी दर्ज हो गई है। हुआ क्या है मैं आपको बताऊं। गौरव गोगोई पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। गौरव गोगोई मामले में अली तौकीर पर एफआईआर दर्ज हुई है। जो उनके बगल में खड़े हैं वो अली तौकीर है। असम पुलिस ने पाकिस्तानी नागरिक तौकीर पर एफआईआर की है। पाकिस्तानी नागरिक अली तौकीर का पाक के आईएसआई से कनेक्शन है। अली तौकीर फिलहाल पाकिस्तान योजना आयोग का सलाहकार है और गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ अली तौकीर की करीबी है। इसके अलावा इसे मूव कीजिए आगे। एफआईआर दर्ज होने के बाद गौरव गोगोई और एलिजाबेथ की मुश्किलें बढ़ेंगी। असम पुलिस ने एफआईआर में अली तौकीर के अलावा अन्य का जिक्र किया है। असम सरकार ने 16 फरवरी को एफआईआर करने का निर्देश दिया था। अली तौकीर शेख पर यूएपीए के तहत एफआईआर हुई और जिसमें भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का भी जिक्र है। भारत की संसदीय मामलों पर टिप्पणी के भी आरोप लगे हैं और हेमंत बिस्वा शर्मा गौरव गोगोई की पत्नी के आईएसआई कनेक्शन का शक जताया था, तो गौरव गोगोई के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। शो अगर मिस हो गया है तो आप इसे YouTube पर भी देख सकते हैं।